नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो सबसे पहले देखते हैं 17 अप्रैल के प्रश्नों का रिवीजन। और फ्रेंड्स, वन लाइनर जो करंट अफेयर होता है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह जापान में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2011 में जब वहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा भूकंप आया था तो फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसमें लगभग 10 लाख लीटर से ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव पानी होता है, वाटर होता है, वो कलेक्ट हो गया है और उसको समुद्र में बहाने के बारे में जापान ने अनुमति दे दी है। हालांकि इसका जितने भी पर्यावरणविद हैं जो पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए यह फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में है। वैश्विक खाद्य नीति को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके लिए 2021 की थीम है ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19। हाल ही में स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। याद रखना, इसको बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और एक रोग होता है चगास रोग, जो कि एक कीड़े के काटने की वजह से होता है। फिर आपके शरीर में एक परजीवी आ जाता है और उसके बाद बहुत ही खतरनाक सिम्टम आपकी बॉडी में आ जाते हैं। भारत में यह बीमारी आम नहीं है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह बीमारी आम है। ये कीड़ा जो होता है वो फेस पर काटता है, इसीलिए किसिंग बग भी कहा जाता है इसे। तो इस चगास रोग का दूसरा नाम अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस है। डॉक्टर चगास ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे चगास रोग भी कहा जाता है। चर्चा में रहा 1721 का अतिंगल विद्रोह। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं पूनम गुप्ता। और उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2021 के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन ये मानता है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को वाइट बनाया जाता है और टेरर फाइनेंसिंग भी की जाती है। तो अब आज का पहला प्रश्न, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जलवायु परिवर्तन कानून वित्तीय क्षेत्र के लिए, यानी कि यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उससे जलवायु को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है, इसके बारे में उन्हें सरकार को सूचित करना होगा। तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ये हैं आपके ऑप्शन। सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक कानून के माध्यम से बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए उनके द्वारा किए गए निवेश के कारण जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, तकरीबन 703 मिलियन डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाले सभी बैंकों, 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति वाले सभी बीमाकर्ताओं और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी इक्विटी और ऋण जारीकर्ताओं को इस संबंध में खुलासा करना होगा। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, परंतु इस लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वित्तीय क्षेत्र को यह ज्ञात न हो कि उनके द्वारा किए जा रहे निवेश का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु जोखिम को वित्तीय और व्यावसायिक निर्णय लेने के आधार के रूप में स्थापित करना है। मतलब अब वहाँ पर जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है जलवायु पर, तो इस पर जो है फिर से पुनर्विचार करना होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में कौन सा देश सहयोग करेगा?
तो भारत का जो मिशन गगनयान है इसे 2022 तक भेजा जाना है। हालांकि कोविड-19 की वजह से ये पहले ही देर हो चुका है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 से भी आगे ये मिशन टाला जा सकता है। और इस मिशन में भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी मदद करेगा फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो देश के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में फ्रांस सहयोग करेगा। इस संबंध में दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने गुरुवार 15 अप्रैल को एक करार पर दस्तखत किए हैं। भारत की योजना 2022 में मानवयुक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की है। कोरोना महामारी के कहर के कारण इसमें और भी विलंब हो सकता है। करार की घोषणा भारत यात्रा पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री, नाम है उनका ज़िया-इव ली द्रियां, के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय दौरे के दौरान की गई है। इसरो ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNES, ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, मतलब सेंटर नेशनल डी इट्यूड्स स्पेटियल्स, ठीक है। तो अब दोनों जो अंतरिक्ष एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज हैं भारत और फ्रांस की, वो मिलकर मिशन गगनयान पर काम करेंगी। अब ये तस्वीर आपको चौंका रही होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक शोध किया है, एक रिसर्च किया है और उसमें ये बताया है कि जब डायनासोरस का युग था तो उस समय लगभग कितनी संख्या रही होगी इनकी। तो ये संख्या चौंकाने वाली है। ये आबादी लगभग 42 अरब के आसपास बताई जा रही है। मतलब जब इनका समय था धरती पर तब ये लगभग 42 अरब के आसपास थे धरती पर। तो ये आप आकलन जो है देख सकते हैं, ये पेपर की कटआउट है। एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि लाखों सालों तक पृथ्वी पर करीब 42 अरब डायनासोर का राज रहा। इसमें पाया गया कि विशाल जबड़े और बड़ी संख्या में दांतों वाले 2.5 अरब टी-रेक्स डायनासोर करीब 10 लाख सालों तक पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। और अपनी तरह का पहला अध्ययन है जिसमें डायनासोरों की संख्या का आकलन किया गया है। वर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने डायनासोरस यानी कि टी-रेक्स के जीवाश्मों के, ये जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं, इसके अध्ययन, फिर इनका जो आकार है, परिपक्वता, ऊर्जा ज़रूरतों के आधार पर गणना की गई है। उन्होंने कहा कि डायनासोर की कुल संख्या उस समय तकरीबन 42 अरब रही होगी। उन्होंने कहा कि डायनासोर की 1,27,000 से अधिक पीढ़ियाँ जो हैं वो धरती पर मौजूद रहीं। मतलब बहुत बड़ी संख्या में बहुत लंबा समय रहा इनका। फिलहाल अब इनका अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और थोड़ा सा आपको ये बता दें कि हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित खबर के अनुसार डायनासोरस के बारे में पहली बार इस तरह की गणना करने का प्रयास किया गया है। और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के म्यूजियम ऑफ पैलेनियोटेक्नोलॉजी के निदेशक चार्ल्स मार्शल बताते हैं कि इस संख्या का मतलब बहुत बड़े जबड़े और बहुत सारे दांत और पंजे हैं। टी-रेक्स प्रजाति उत्तरी अमेरिका घुमा करती थी। बहुत पुराना अध्ययन है और मतलब अध्ययन तो नया है लेकिन बात बहुत पुरानी है। अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया अभी हाल ही में 18 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस की थीम रखी गई कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये 2021 की थीम है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंट्स एंड साइट ICOMOS ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना और स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 में। मुख्यालय मिलेगा आपको पेरिस में। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंट्स एंड साइट यानी कि ICOMOS का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। तो दोनों का जो मुख्यालय वो पेरिस में है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंट्स एंड साइट ये 1965 में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष हैं तोशियुको कोनो। तो ये आपको याद रखना है। IABA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021।
यूथ मेंस एंड वोमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2021 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि पोलैंड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर IABA के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी कि IABA। तो ओरिजिनली द एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेचर, मतलब इसका जो IABA का लिखा जाता है वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि A फॉर एसोसिएशन, I फॉर इंटरनेशनल है, D फॉर DEBOXE एमेचर। यह एक लैटिन फ्रेज है जिसे आप समझ रहे हैं। यहाँ पर हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलोव, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हाल ही में जारी ICC मेंस वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, खेलकूद में आगे रहना भी चाहिए। तो पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज ICC वनडे रैंकिंग में आखिरी बार 2003 में टॉप पर रहा था। 18 साल के बाद बाबर आजम ने यह उपलब्धि हासिल की है। नई रैंकिंग में बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 पुरुष क्रिकेटर बन गए। इस स्थान पर विराट कोहली काफ़ी लंबे समय से टिके हुए थे। बाबर अपने देश के ICC रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं, और ICC ने एक बयान में कहा कि बाबर अब कोहली का स्कोर 857 अंक है, पर 8 अंक की बढ़त बना चुके हैं, मात्र 8 अंक। ICC के बारे में आप जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 15 जून 1909 को स्थापित हुआ। मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं और CEO कौन है? मनु साहनी। भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और टेली परामर्श के लिए एक ऐप जारी किया गया है, मनस ऐप। तो मनस ऐप को किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। सही जवाब है कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कृष्ण स्वामी विजय राघवन के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो मनस का अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, यह एक व्यापक और राष्ट्रीय डिजिटल भलाई मंच है। मनस में विभिन्न राष्ट्रीय निकायों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित और शोधित साधनों को इंटीग्रेट किया गया है। मनस ऐप को यहाँ पर NIMHANS, बेंगलुरु, CDAC, AFMC द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था। हालांकि इसे मुख्य रूप से CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप को CDAC के 34वें स्थापना समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। हाल ही में विश्व आवास दिवस मनाया गया। विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे, और ये मनाया गया कब? 16 अप्रैल को। तो अप्रैल में प्रत्येक दिन मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है, और एग्ज़ाम में कोई भी दिवस पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी सभी दिवस को रटने में। तो विश्व आवास दिवस सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवास के विशाल महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है वार्षिक रूप से। 2021 की थीम है वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। विश्व आवास दिवस की शुरुआत 1999 में, यानी कि 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवास दिवस के रूप में हुई थी। यह जो दिवस है, तो यह गायक, शिक्षक, चिकित्सा शिक्षकों के लिए एक रैली का कारण बन गया था, जो ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लेरिंजोलॉजी एंड वॉइस का एक हिस्सा थे। लेरिंजोलॉजी एंड वॉइस। हाल ही में ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज का शुभारंभ किया गया। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किसने की। सही जवाब हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी जी कौन है? हरदीप सिंह पुरी एक इंडियन पॉलिटिशियन है। ये फार्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री, और इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी हैं। ठीक है, तो 2 मंत्रालय ये वर्तमान में देख रहे हैं। हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? सही जवाब इसका है पगल्या। तो पगल्या जो है, यहाँ पर ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं, 10 साल के 2 बच्चे हैं। एक ग्रामीण परिवेश का है, एक शहरी परिवेश का है। फिल्म के जीवन में यह कुत्ता आ जाता है पग, और उसके बाद इसको नाम ये लोग देते हैं पगल्या। फिर दोनों के बीच में एक मतलब रिलेशंस स्टार्ट होते हैं। रिलेशंस का मतलब
कि दोनों की जो भावनाएं होती हैं इस कुत्ते के प्रति वो एक जैसी होती हैं, भले ही दोनों अलग अलग परिवेश में दोनों बच्चे पले बड़े हैं। तो एक ऐसी कहानी यहाँ पर दिखाई गई है और भारत में अभी फिल्म नहीं आई है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इस फिल्म ने लंदन, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, तुर्की, ईरान, अर्जेंटीना, लेबनान, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, स्पेन, फिलीपींस, इजराइल, अमेरिका और कनाडा में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। तो अब ये जो फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? विनोद सैम पीटर। विनोद सैम पीटर, तो इसको जो है मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात कही है? सही ये बात है यहाँ पर ऑप्शन डी, सही आंसर ऑप्शन डी है 1873 करोड़ रुपए। तो ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजॉन ने 25 करोड़ डॉलर का कोष बनाने की घोषणा की है। यह कोष भारत में लघु और मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देगा। अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एंड्रयू जेसी ने कहा कि लघु एवं मझोले उपक्रम अर्थव्यवस्था का इंजन होते हैं। भारत के संदर्भ में भी यह बात सही है। हम भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं, जिससे नवोन्मेष और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अजय सेठ को अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। नाम इनका अजय सेठ है। सुशील चंद्रा जी को अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किरण मजूमदार शाह, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इनको जो है अभी हाल ही में इन्फोसिस के द्वारा गठित एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और कुछ संक्षेप में करंट अफेयर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है। दोनों ही कंपनियां जो हैं ये भारतीय हैं। आप जानते हैं फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो वॉलमार्ट है, ठीक है। और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स जारी किया गया है अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के द्वारा। तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है भारत के चीन और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस पर ये रिपोर्ट आधारित है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। रायसीना डायलॉग क्यों? क्योंकि ये रायसीना नामक पहाड़ी पर ही ये जो इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए इसको जो है रायसीना डायलॉग कहते हैं। मिस्र में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्णनगर की खोज की गई है। इसका प्राचीन नाम राइज ऑफ एटन था। तो ये शहर खोजा गया है मिस्र में, लगभग 3000 साल पुराना शहर। और अब बारी है क्विज नंबर 17 की। सैन्याभ्यास ब्लू फ्लैग भारत किस देश के साथ पूरा करता है? फिलहाल जो ब्लू फ्लैग नामक ये सैन्याभ्यास है इसका आयोजक देश होता है इजराइल। और इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस और पोलैंड पार्टिसिपेट करते हैं। 2017 में भारत पहली बार इस सैन्याभ्यास का हिस्सा बना था। तो यहाँ पर कजाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर हटा के ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है आप सभी लोगों ने। और अब बारी है क्विज नंबर 18 की। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश को जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 या फिर 123, 125 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा थोड़ा डिटेल में, हमें प्रतीक्षा रहती है। मार्च 2021 का करंट अफेयर की ई बुक चैनल पर उपलब्ध है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से खुद का जुड़ना सुनिश्चित करिए। आप सर्च करेंगे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। इस प्रकार का लोगो दिखेगा और उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।